हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे भूमंडलीय ऊष्मन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग जो वर्तमान में पारिस्थितिकी को प्रभावित करने में बहुत बड़ा योगदान देता है और पारिस्थितिकी असंतुलन में अपनी भूमिका निभाता है, तथा आज एक बहुत पर्यावरणविदों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस भूमंडलीय ऊष्मन की समस्या को कंट्रोल करना। तो भूमंडलीय ऊष्मन, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं और इसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भूमंडलीय ऊष्मन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा ग्रीन हाउस प्रभाव को, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये उस हरित गृह प्रभाव का ही परिणाम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन गैसों के द्वारा जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, उसी प्रभाव का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आता है। तो हरित गृह गैसों की वृद्धि के कारण पार्थिव विकिरण को इन गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अर्थात ये गैसें पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और उसे पुनः धरातल तक लौटा देती हैं। फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली इस वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। और ऐसा अनुमान है कि पिछले 50 वर्षों में इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। और पर्यावरणविदों का अनुमान है कि 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना बहुत बड़े परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु और अन्य जैव संबंधी दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए समय रहते हमें भूमंडलीय ऊष्मन को नियंत्रित करना है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटना है। अब हम बात करते हैं भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव क्या हैं, कारण। इससे पहले हम कारण की बात करें कि भूमंडलीय ऊष्मन के लिए जिम्मेदार कौन है, अर्थात किन किन कारणों से भूमंडलीय ऊष्मन की समस्या उत्पन्न होती है। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं, उसी ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से भूमंडलीय ऊष्मन होता है। तो निश्चित तौर पर मनुष्य के द्वारा की गई विभिन्न आर्थिक क्रियाएं, जिसमें उद्योग धंधे, यातायात के साधन, जीवाश्म ईंधनों का अधिकाधिक इस्तेमाल करना, वनों का विनाश और अन्य विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक परिवर्तन, ये सारे ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है और उस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जन्म लेती है। तो स्पष्ट सी स्थिति है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार कारक स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की वजह से ही ये समस्या पारिस्थितिकी में देखने को मिलती है। अब हम यहाँ बात करेंगे भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव क्या हैं। तो भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव भी ग्रीन हाउस प्रभाव के समान ही हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही भूमंडलीय ऊष्मन हो रहा है। तो सबसे पहला भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन होना। कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, और पृथ्वी के औसत तापमान बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु में परिवर्तन होता है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समस्त सजीवों पर पड़ता है। समस्त जैव समुदाय और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र इससे प्रभावित होता है। भूमंडलीय ऊष्मन के दूसरे प्रभाव की बात करें तो पृथ्वी पर वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन होना, अर्थात भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर वर्षा का जो प्रतिरूप है, अर्थात वर्तमान में जहां जिन क्षेत्रों में जिस रूप में और जितनी मात्रा में वर्षा होती है, उस प्रतिरूप में परिवर्तन इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। और वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन होने से समस्त जैव समुदाय उससे प्रभावित होगा। और वर्षा का प्रतिरूप बदलने से जिन क्षेत्रों में सामान्य वर्षा होती है वहाँ अधिक वर्षा होगी, या फिर जहाँ अधिक वर्षा होती है यदि वहाँ वर्षा
की मात्रा कम होती है, घटती है, तो इन समस्त चीज़ों का प्रभाव संपूर्ण जैव समुदाय पर, वनस्पति पर पड़ेगा। तीसरा भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव है अल नीनो के प्रभाव में वृद्धि और चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ना। तो भूमंडलीय ऊष्मन से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है और इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर बहुत बड़ा पड़ता है और अल नीनो का जो इफ़ेक्ट है उसमें वृद्धि हो जाती है। और अल नीनो भारतीय मानसून के लिए एक नकारात्मक स्थिति है जिससे भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। तो भूमंडलीय ऊष्मन की वजह से अल नीनो के प्रभाव और अल नीनो की जो बारंबारता है उसमें वृद्धि होती है और चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ती है। सामान्यतया साल में जिस आवृत्ति में चक्रवात आते हैं, जितनी संख्या में चक्रवात आते हैं, तो उन चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ेगी और अल नीनो का प्रभाव का बढ़ना और चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों ही चीज़ें किसी भी क्षेत्र की जलवायु के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं और मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में अल नीनो का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में मानसून अल नीनो की वजह से कमज़ोर हो जाता है। अगला भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव है ध्रुवीय क्षेत्र और पर्वतीय शिखरों की बर्फ़ पिघलने से समुद्री जल स्तर में वृद्धि। अर्थात जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा तो जो ध्रुवीय और पर्वत के शिखर वाले क्षेत्र हैं जहाँ बर्फ़ परमानेंट रूप से जमा होती है या फिर जो हमेशा बर्फ़ से आच्छादित रहते हैं, उन क्षेत्रों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है और वहाँ की बर्फ़ पिघलने लगती है और बर्फ़ के अधिक मात्रा में पिघलने से वो बर्फ़ से पिघलने से बना हुआ जल समुद्रों तक पहुँचता है। फलस्वरूप समुद्र के औसत जल स्तर में वृद्धि होती है और समुद्र के औसत जल स्तर में वृद्धि का सीधा प्रभाव तटीय क्षेत्रों की जलमग्नता पर पड़ता है। फलस्वरूप तटीय क्षेत्र जलमग्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों में होने वाले व्यवसाय और रहने वाले मनुष्य समुदाय के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है और बहुत बड़े समस्याएं उत्पन्न करता है। अगली बात करते हैं हम भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव की और वो है हिमनदों के पिघलने से नदियों में बाढ़ की स्थिति बन जाना। क्योंकि बहुत सी नदियाँ या अधिकांश नदियाँ हम कह सकते हैं कि हिमनदों से जल प्राप्त करती हैं। हिमनदों से पिघला हुआ जो जल है वो नदियों के रूप में बह करके और समुद्रों तक पहुंचता है। तो जब हिमनदों के पिघलने की मात्रा बढ़ जाएगी तो उन नदियों को प्राप्त होने वाले जल की मात्रा में भी वृद्धि होगी। फलस्वरूप नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी और नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से नदी के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं, नदी के किनारे के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ में डूब जाएंगे। फलस्वरूप जन धन की बड़े स्तर पर हानि होगी और बहुत से आर्थिक क्रियाकलाप इससे प्रभावित होंगे। और अगला भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव है तापमान वृद्धि से कई जैव प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा। अर्थात जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है तो उसका सीधा प्रभाव जैव समुदाय पर पड़ता है और बहुत सी जैव प्रजातियाँ अधिक तापमान को सहन करने में असमर्थ होने के कारण वो विलुप्त हो जाती हैं या फिर उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराता है और ये जैव विविधता के लिए बहुत नकारात्मक बिंदु है। अर्थात जैव विविधता पर इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये सारी भूमंडलीय ऊष्मन के प्रभाव हैं। अर्थात ये समस्त समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई हैं और इन समस्याओं को यदि हमें रोकना है तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना होगा, भूमंडलीय ऊष्मन को रोकना होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को यदि मनुष्य समुदाय अपनाएगा, विभिन्न देश उन उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर पृथ्वी के औसत तापमान की वृद्धि को रोका जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय है जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को न्यूनतम करना। इससे पहले भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में देख चुके थे कि जीवाश्म ईंधनों के जलने से, जीवाश्म ईंधनों के अधिकाधिक प्रयोग से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही भूमंडलीय ऊष्मन होता है। तो निश्चित तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जीवाश्म ईंधन बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक है और हमें यदि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो
जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को हतोत्साहित करना होगा। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग को न्यूनतम स्तर पर लाना होगा। दूसरा नियंत्रित करने का उपाय है पृथ्वी के वन क्षेत्र में विस्तार करना, अर्थात वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रकृति और पारिस्थितिकी के संतुलन में अपना बड़ा योगदान देते हैं। इसीलिए वनों को पारिस्थितिकी के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है। और यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को रोकना है तो हमें पृथ्वी पर वन क्षेत्र का विस्तार करना होगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वनों को बढ़ावा देना होगा। तीसरा ग्लोबल वार्मिंग रोकने का तीसरा उपाय है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। और इससे पहले भी हमने देखा कि जनसंख्या की अधिक मात्रा होना या तीव्र जनसंख्या वृद्धि अधिकांश पारिस्थितिक समस्याओं का मूल कारण होता है। और यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक मूल कारण के रूप में जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। और यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना है तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा। और अगला ग्लोबल वार्मिंग रोकने का उपाय है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना, अर्थात हमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग रोकना है तो निश्चित तौर पर हमें कुछ न कुछ अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत खोजने होंगे, जिससे कि हमारी जो आर्थिक प्रगति है उसमें भी रुकावट नहीं हो और आर्थिक प्रगति निरंतर उसी रफ्तार से चलती रहे। तो इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधन की बजाय वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर अधिक फोकस करना होगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत ही ज्वलंत समस्या आज के समय में है, इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और क्या इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।